हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। पहले स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, इसके बारे में सबसे पहले बताया था कोसल और लेविस ने। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग अलग अपने व्यू दिए थे जो सेम थे। इन्होंने क्या कहा, एटम कंबाइन इसलिए करेंगे ताकि वो अपनी वैलेंस सेल को फुल्ली फिल्ड कर लें। वैलेंस सेल में फुल्ली फिल्ड होने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिएंगे? जैसे हाइड्रोजन है, उसकी फर्स्ट मेन सेल है, उसको इलेक्ट्रॉन 1 चाहिएगा ताकि 2 हो जाएं। और बाकी लगभग एलिमेंट्स के अंदर जैसे नाइट्रोजन है, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 होने के लिए इसको 3 चाहिए, मतलब वो अपना 8 पूरा करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन 2 पूरे होते तो उसको डुप्लेट बोलते हैं, 8 पूरे होते तो उसको ऑक्टेट बोलते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि एटम अपने डुप्लेट और ऑक्टेट को कंबाइन पूरा करने के लिए कंबाइन करेंगे, और उसी को नाम दिया उन्होंने ऑक्टेट रूल। व्हाई डू एटम्स कंबाइन, इसके बारे में बता रहे हैं हम। क्या लिखेंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर in order to complete their octet or duplet in case of hydrogen lithium। इन कुछ एक केसेस में वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको कंप्लीट करने के लिए 2 ही करेंगे तो डुप्लेट बोल देंगे। बाकी सभी एलिमेंट्स में वैलेंस सेल पूरा करने के लिए 8 करने पड़ेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे? ऑक्टेट। ऐसा होने से क्या हो जाएगा, उनमें नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा जो स्टेबल होता है। तो हम सिंपली एक लाइन में कह सकते हैं कि एटम कंबाइन क्यों करेंगे? टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। एटम्स की वैलेंस सेल फुल्ली फिल्ड हो जाएगी तो एटम स्टेबल हो जाएंगे। यूनिवर्स में हर सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करना चाहता है, एटम भी उसमें शामिल है। तो एटम अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कंबाइन करेंगे। वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब उनकी वैलेंस सेल फुल्ली फिल्ड हो जाएगी। तो वैलेंस सेल फुल्ली फिल्ड होगी तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे या उसमें 8 आएंगे, इसलिए क्या बोलेंगे उसको? ऑक्टेट या डुप्लेट। अब डुप्लेट हो तो लिमिटेड केस के अंदर है, बाकी मैक्सिमम केस में क्या आता है? ऑक्टेट, इसलिए उसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अब जब ये एटम कंबाइन करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया यहाँ पर, ये हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, फ्लोरीन के पास 7 है, तो दोनों क्या करेंगे? अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो शेयरिंग करने से क्या होगा? इसके पास 2, इसके पास 8, इसका डुप्लेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बॉन्ड क्या है? वो फोर्स जो एटम्स को और आयन को आपस में बाउंड करता है। डिफाइन किया हमने, केमिकल बॉन्ड या सिंपली बॉन्ड। क्या है ये? द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स और आयन टुगेदर इन ए केमिकल स्पीसीज इन ए कंपाउंड। नेक्स्ट आता है मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एटम कैसे कैसे कंबाइन करेंगे? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ डू एटम्स कंबाइन। एटम कंबाइन क्यों करते हैं? अभी हमने पढ़ा क्यों करते हैं? वैलेंस सेल को फुल्ली फिल्ड करने के लिए। तो वैलेंस सेल फुल्ली फिल्ड 3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे? एटम्स कंबाइन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम 3 तरीके से कंबाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, गेन करके या फिर शेयर करके। ये हम अलग अलग बॉन्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आता है लेविस सिंबल्स। लेविस सिंबल में क्या है? हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म ऑफ डॉट अराउंड सिंबल ऑफ एटम्स। हम अगर किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में उसके सिंबल के अराउंड रिप्रेजेंट कर दें तो क्या बन जाते हैं? लेविस सिंबल। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 डॉट लगा दिया। कार्बन के कुल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो पहली सेल में 2 आएंगे, दूसरी सेल में 4 आएंगे, तो ये 4 डॉट लगा दी। कार्बन का 7 एटॉमिक नंबर है, फर्स्ट सेल में 2, दूसरी में 5, तो 5 डॉट लगा दी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, कहाँ?
एटम के सिंबल के अराउंड, किसकी फॉर्म में, डॉट्स की फॉर्म में, वो कहलाता है लेविस सिंबल। अब अगर अपने पास किसी एटम का लेविस सिंबल है तो उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका कहाँ यूज कर सकते हैं, तो हम बता रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है लेविस सिंबल का। क्या बताया, दे हेल्प टू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। लेविस सिंबल वैलेंसी कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स। एटम की वैलेंसी नंबर ऑफ डॉट्स के इक्वल होगी, कब, इफ दे आर लेस देन और इक्वल टू 4। अगर नंबर ऑफ डॉट्स 4 से कम है या 4 के इक्वल हैं तो जितने डॉट्स हैं वो उस एलिमेंट की वैलेंसी है। और अगर 4 से ज्यादा है तो क्या कहेंगे, और 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स इफ दे आर मोर देन 4। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, कार्बन के पास वैलेंस सेल में 4 है, वैलेंसी 4, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 है, तो 8 माइनस 5 3, n की वैलेंसी कितनी हुई, 3। तो हम इन लेविस सिंबल को यूज करते हैं टू कैलकुलेट द जनरल वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट आता है आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट। अब ये हमने बॉन्डिंग स्टार्ट कर दी। पहले टाइप का बॉन्ड हमने लिया आयोनिक, या इसका सेकंड नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट। कैसे बनता है ये, क्या है ये, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय complete transfer of electron from one atom to another in order to complete their valence shell is called ionic या electrovalent bond। देखो क्या होता है, हमने लिखे लेविस सिंबल्स। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में कुल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 281 आ जाएगा। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 287। अब सोडियम को वैलेंस शेल फुल्ली फिल्ड करनी है, इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, थर्ड में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 8। अब 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं, तो क्या करेगा, एक का लॉस कर देगा। एक का लॉस करते इसकी वैलेंस शेल फुल्ली फिल्ड हो गई। क्लोरीन के पास 7 है, ये क्या करेगा, एक को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ क्या हुआ, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, किसको, क्लोरीन को। ऐसा होने से सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, सोडियम केटायन बन गया, क्लोरीन एनायन बन गया। तो ये जो दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन बने, इन आयन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे the electrostatic force of attraction between oppositely charged ion is called ionic या electrovalent bond। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, जब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा तो उस दौरान एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, एक ने गेन किया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ या कितने का गेन हुआ, जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, जो गेन करेगा वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। तो सोडियम क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1। क्यों, क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्लोरीन ने 1 को गेन किया। नेक्स्ट है फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पे आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन डिपेंड करती है और वो कैसे उसकी फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं। तो यहां जैसे देखा भी हमने, आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए आयन चाहिए। केटायन कब बनता है, जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, उसके लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। क्या बोलते हैं उसको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट फैक्टर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब कॉमन सेंस है, आयोनिक बॉन्ड स्टेबल कब बनेगा, जब ये आयन जल्दी बनेंगे। अब आयन जल्दी कब बने, जब केटायन जल्दी फॉर्म हो। जल्दी फॉर्म का मतलब एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आई की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लो। मतलब जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे उस केस में एनर्जी सप्लाई कम होनी चाहिए।
क्योंकि जितनी सिस्टम की एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेबल आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए एक एटम की IE लो होनी चाहिए। दूसरा क्या बनेगा, एनाइन। एनाइन कब बना, जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, वो कहलाती इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन के गेन होने के दौरान रिलीज हुई एंथैल्पी वो रिलीज ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जैसे भी है एनर्जी कम से कम होनी चाहिए, तो सप्लाई कम करनी चाहिए, ये लो हुई। रिलीज ज्यादा होनी चाहिए, तो ये जो सेकंड फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये मोर नेगेटिव, मतलब ज्यादा रिलीज होनी चाहिए। क्लियर है ना, जितनी एनर्जी कम से कम हो जाएगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम उन फैक्टर्स को बता रहे हैं जो आयोनिक बॉन्ड को स्टेबलाइज करें। थर्ड फैक्टर है लेटिस एंथैल्पी। पहले तो समझे लेटिस एंथैल्पी है क्या। अब देखें, ये दो आयन जब बन जाएंगे, एक केटायन एक एनायन, तो आपस में कंबाइन करेंगे। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होने से एनर्जी रिलीज होती है। तो जब 1 मोल ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, इससे इन आइसोलेटेड गैसियस आयन से उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलेंगे लेटिस एंथैल्पी। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic bond is formed from isolated gaseous ions। जैसे Na पॉजिटिव गैसियस केटायन गैसियस एनायन कंबाइन करके 1 मोल ऑफ बॉन्ड फॉर्म किया, तो इस दौरान इतनी एनर्जी रिलीज हुई। इसको रिवर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, अगर अपने पास 1 मोल ऑफ आयोनिक बॉन्ड है, ये इस कंपाउंड का 1 मोल है, हमने इनको वापिस आयन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इनके बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे। तो उस केस में कह देंगे इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द आइसोलेटेड गैसियस आयंस। इन आयंस को अलग अलग करने के लिए, मतलब इनके बीच में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो भी क्या है, लेटिस एंथैल्पी। तो ये दोनों को से डिफाइन करते हैं। बॉन्ड को की फॉर्मेशन है तो नेगेटिव साइन आएगा, और बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब इसका पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो ये डिफाइन करने के दोनों तरीके हैं, रिलीज भी कर देंगे और सप्लाइड भी कर देंगे। तो अब देखो कॉमन सेंस है, लेटिस एंथैल्पी यहाँ पर हमने कौन सी रिलीज हुई है, तो जितनी ज्यादा लेटिस एंथैल्पी होगी उतना ही आयोनिक बॉन्ड स्टेबल होगा। तो आयोनिक बॉन्ड स्टेबल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, IE कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होनी चाहिए, और लेटिस एंथैल्पी भी ज्यादा होनी चाहिए। आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन का जो नेट इफेक्ट वो क्या होगा, लेटिस एंथैल्पी रिलीज हुई है, नेगेटिव साइन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हुई है, नेगेटिव साइन है। तो ये जो दोनों वैल्यू हैं जो रिलीज हुई हैं, नेगेटिव वैल्यू हैं, वो अगर ज्यादा है किससे, IE से, जो सप्लाई की थी पॉजिटिव साइन है, तभी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। मतलब ये दोनों नेगेटिव एनर्जी हैं, ये पॉजिटिव है। द नेट इफेक्ट विल बी द रिलीज ऑफ एनर्जी अगर ये ज्यादा है, एंड हेंस एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म। तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हो गई, 3 फैक्टर्स हो गए, 3 पैरामीटर हो गए। क्या क्या, लेटिस एंथैल्पी मोर नेगेटिव होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होनी चाहिए, और IE लेस होनी चाहिए। ये क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, पॉजिटिव कम, तभी आयोनिक बॉन्ड स्टेबल फॉर्म होगा। नोट, आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड मोर इजीली। आयोनिक बॉन्ड इजीली कब फॉर्म होगा, बिटवीन एलिमेंट्स विद, उन एलिमेंट्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म होता है विद लो IE लो हो, एंड एलिमेंट्स विद मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी को एक बार मैं फिर दोबारा डिफाइन कर रहा हूं। लेटिस एंथैल्पी जैसे अभी हमने बताया था कि 1 मोल ऑफ बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब इसको रिवर्स बता रहा हूं, कैसे, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट
1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ये 1 मोल आयोनिक सॉलिड है, हमने इसको एनर्जी दी, उससे क्या हुआ, इन दोनों आयन के बीच में जो फोर्स था, जो बॉन्ड था, वो ब्रेक हो गया, आयन अलग अलग हो गए। तो 1 मोल ऑफ आयोनिक बॉन्ड को, कंपाउंड को गैसियस आयन में, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में अलग करने के लिए ये एनर्जी सप्लाई की। तो वैल्यू सेम रहती है, बॉन्ड फॉर्म होता है तो रिलीज होती है, नेगेटिव साइन आता है, और बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अब ये लेटिस एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, मैंने ये एक लाइन में लिख दिया, क्या, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, जितना आयन का स्मॉल साइज होगा, ग्रेटर द चार्ज ऑफ आयन, जितना आयन पे चार्ज ज्यादा होगा, देन ग्रेटर विल बी लेटिस एंथैल्पी, तो लेटिस एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, लेटिस एंथैल्पी पे। जितनी किसी आयोनिक कंपाउंड की लेटिस एंथैल्पी ज्यादा है, उतना ही वो कंपाउंड मोर स्टेबल है। तो आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी आईई और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिसाइड नहीं करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आईई पे डिपेंड नहीं करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, लेटिस एंथैल्पी पे। जितनी लेटिस एंथैल्पी ज्यादा, उतना आयोनिक कंपाउंड मोर स्टेबल। एग्जांपल जैसे MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, O पे 2 नेगेटिव चार्ज है, Na पे +1 चार्ज, Cl पे -1 चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, उतना स्मॉल साइज है आयन का, और उतना देखें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसे पता लगेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। तो MgO की लेटिस एंथैल्पी -3932 किलो जूल पर मोल है, जबकि NaCl की -758 किलो जूल पर मोल है। तो क्लियर है, ये कंपाउंड मोर स्टेबल है। एक क्वेश्चन लिया हमने, राइट लेविस सिंबल्स फॉर S2 नेगेटिव Al3 पॉजिटिव। आयन के लेविस सिंबल कैसे लिखते हैं, अभी हमने कुछ टाइम पहले एटम्स के बताए थे, आयन के समझे कैसे लिखेंगे। अगर अपने पास एनायन है, तो पहले हम देखें सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे लिखेंगे 286। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 नेगेटिव चार्ज आए, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो कितने हो जाएंगे, 6 + 2 8। तो अब हमने देखो इसके सिंबल के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, जो लास्ट में उसकी वैलेंस शेल में है। तो एनायन का लेविस सिंबल लिखना है, तो उसमें जितना नेगेटिव चार्ज है, उतने इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में जोड़ दें, और उतने ही डॉट उस एटम के अराउंड बना दें, और ब्रैकेट में उसके बाहर लिख दें नेगेटिव चार्ज, इसका 2 नेगेटिव चार्ज था। अगर केटायन है, केटायन का स्ट्रक्चर बनाना हमने, तो कैसे देखें, एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर है, 13 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे डिवाइड करेंगे 283। अब इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज कब आया, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो अब इसकी लास्ट शेल में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो देखें एल्यूमिनियम के सिंबल के बाहर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई डॉट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी लास्ट शेल में 0 इलेक्ट्रॉन है, और बाहर क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हम किसी भी एटम या आयन का लेविस सिंबल लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या बताया, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, कब स्टार्ट हुई, किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया, किसने बताया था, कोर्सल लेविस ने। वही क्या था, ऑक्टेट रूल। फिर हमने बताया आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, थैंक यू।